गुड इवनिंग बच्चों। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से जिसने घोंसला बनाया, पूछो उस चिड़िया से जिसने घोंसला बनाया, इनका इनका उठाना पड़ता है। देखो, मंजिल ऐसे नहीं मिलती, दिल में एक तमन्ना जगानी पड़ती है। जैसे आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, बुक सामने है लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। तो इस तरह से यदि करोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो उससे पहले आपको एक अंदर से एक अग्नि पैदा करनी पड़ेगी, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा। फिर वो जुनून इतना मजबूत होगा कि जिससे आपको हर पढ़ा हुआ याद रहेगा, तथा आपके सामने जो मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है, वो यदि आपके सामने है तो फिर आपको क्या है, अंदर से अपने आप ही एक तमन्ना पैदा हो जाएगी। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में या उसके लिए तैयार होना पड़ता है। जैसे आप शादी वगैरह में फंक्शन में जाते हो या फोटो लेते हो तो उससे पहले रेडी होते हो, वैसे ही आपको पढ़ने से पहले रेडी होना है। और एक मैं बात कहूंगी कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, एक बड़ा लक्ष्य बनाने की बजाय आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। जैसे आप लोगों को नीट की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो उससे पहले आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, पूरा सिलेबस होना चाहिए। और उस सिलेबस में से आप एक छोटा सा लक्ष्य यानी एक छोटा सा टॉपिक निर्धारित कीजिए कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक को इस तरह से पढ़िए कि उस टॉपिक के बारे में कुछ भी न छूटे, तथा उस टॉपिक के लिए समय निर्धारित कीजिए। जैसे आज के लिए ये आपने लक्ष्य रखा है कि आज ये मेरे को पढ़ना है, तो उस लक्ष्य को पढ़ के ही छोड़िए, उससे पहले मत छोड़िए। इसीलिए यदि आप छोटे छोटे लक्ष्य करते जाओगे तो एक बड़ा लक्ष्य बनेगा, और फिर वो बड़ा लक्ष्य आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बात है। यदि आप बूंद बूंद करके या लक्ष्य बना बना करके पढ़ोगे तो एक बड़ा लक्ष्य बनेगा जिससे आपको सफलता हासिल होगी। चले, तो देखो कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर ये पढ़ा था कि मानव उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन्स तथा नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, और मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है उसका बेसिक नॉलेज हम लोगों ने सीखा था। बेसिक नॉलेज की बात करें तो हमने क्या देखे थे, एक जोड़ी ब्रेकअप देखे थे। क्या देखे थे? एक जोड़ी ब्रेकअप। हमने क्या देखे थे? एक जोड़ी ब्रेकअप। उन ब्रेकअप से फिर क्या, एक जोड़ी आपकी क्या निकल रही थी, मूत्रवाहिनी। और फिर एक आपका क्या निकल रहा था, क्या क्या था, मूत्राशय। ये मूत्रवाहिनियां कहाँ जाके अपना यूरिन छोड़ रही थी, तो मूत्राशय के अंदर। फिर आपका एक मूत्र मार्ग, ब्रेकअप को बोला जाता है किडनी, तो मूत्रवाहिनी को बोला जाता है यूरेटर्स, और मूत्राशय को बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा। इस तरह से किडनी सबसे पहले सेम के आकार की हमने क्या देखी थी, किडनी एक जुड़ी यानी कि ये एक एक दोनों तरफ से पाई जा रही थी। और फिर ये आगे जाकर कहाँ खुल रही थी, आपके मूत्राशय के अंदर खुल रही थी, और फिर यहाँ से ये यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल रहा था। इस तरह से हम लोगों ने कल बेसिक जानकारी ली थी कि एक जोड़ी क्या पाई जाती है, यूरेटर्स। ये आपकी यूरेटर्स, एक जोड़ी आपकी किडनी। एक जोड़ी का मतलब है संख्या में दो, लेकिन
ये जैसे सेम वैसे ही है, वैसी ही दूसरी पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है एक जोड़ी। तो एक जोड़ी आपका क्या हो गई, किडनी हो गई, और एक जोड़ी आपकी यूरेटस, और एक एक जोड़ी नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, एक यूरेटरी यूरिनरी ब्लैडर्स, एक आपका क्या है यूरिनरी ब्लैडर्स, तथा एक आपका यूरेथ्रा। ठीक है, इस तरह से ये हम लोगों ने क्या देखा था, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका बेसिक नॉलेज हम लोगों ने देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो वृक्क है इनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो इस किडनी की बात करें कि इसकी आंतरिक संरचना किस तरह से होती है, तो ये आपकी है किडनी, और इसका जो भारी भाग है, इसका जो भारी भाग है वो क्या कहलाता है, भारी भाग क्या कहलाता है, कोर्टेक्स, क्या कहलाता है, कोर्टेक्स, तथा आंतरिक भाग है उसको बोला जाता है मेडुला। क्या बोला जाता है, मेडुला। कौन सा है, आंतरिक भाग। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आंतरिक भाग है उसके अंदर क्या है, आपके पिरामिड नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पिरामिड नुमा संरचनाएं। इस तरह से क्या बनाएंगे, पिरामिड, और इन पिरामिडों को नाम क्या है, इन पिरामिडों का नाम है मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्या है, मेडुलरी पिरामिड, भारी भाग क्या है, कोर्टेक्स, मेडुला भाग में पाए जाते हैं पिरामिड, उनको नाम दिया था मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, फिर ये यहाँ हमने देखा था कि ये जो पेल्विस है, ये पेल्विस जो है यहाँ जो ये गड्ढे नुमा गर्त नुमा संरचना है, ये क्या है, ये गर्त नुमा संरचना है, यहाँ से इसको बोला था हमने हाइलस, और इस हाइलस से आपकी क्या प्रवेश करती है, आपकी धमनी तथा शिराएं प्रवेश करती हैं, या धमनी व शिरा। ठीक है, आर्टरी तथा वेन्स, तो ये यहाँ से प्रवेश करती है, फिर यहाँ से ये जाकर यहाँ आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इसके अंदर जो नलिकाएं पाई जाती हैं उन नलिकाओं को बोला जाता है नेफ्रॉन्स, इनकी पूरी की पूरी संरचना होती है। तो ये फिर यहाँ से ये जो आपकी धमनी जो है वो नेफ्रॉन से खुलकर फिर यहाँ आपकी एक क्या है, संग्रह नलिका होती है, उसके अंदर खुलता है। तो इन जो धमनी के द्वारा जो रक्त आया उसका जो चलित भाग है वो कौन कौन से मार्ग से होकर गुजरता है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी धमनी है, धमनी से क्या रक्त आया, तो ये रक्त कहाँ गया, आपके नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स के अंदर, और नेफ्रॉन से फिर कहाँ आया, आपकी संग्रह नलिका, और ये संग्रह नलिका मिलकर आगे जाकर क्या बनाती है, आपकी पेल्विस के अंदर, कहाँ, पेल्विस के अंदर, इस भाग को बोला जाता है पेल्विस, इसको क्या बोला जाता है, पेल्विस। पेल्विस से फिर कहाँ आएगी, मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर के अंदर, और इस मूत्र वाहिनी से मूत्राशय के अंदर, और इस मूत्राशय से फिर मूत्र मार्ग से होती हुई बाहर, मूत्र मार्ग से होता हुआ ये जो यूरिन है वो क्या है, बाहर तैयार होता है। इस तरह से ये इसका रास्ता होता है कि ये सबसे पहले आपका जो रुधिर आया वो कहाँ चलता है, तो आपके नेफ्रॉन्स है वहां चलता है, और इस नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ही पूरा मामला, पूरा का पूरा उत्सर्जन का मामला यहाँ होता है, यानी कि जो छानने का कार्य करता है रुधिर का वो कहाँ होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। तो इस नेफ्रॉन्स को उत्सर्जन तंत्र की या किडनी की क्या बोला जाता है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। इसको क्या बोला जाता है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। कि जो वृक्क जो है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो क्या है, आपकी नेफ्रॉन्स है, और इस नेफ्रॉन्स की यदि बात करें तो 8 से 10 लाख प्रति किडनी के अंदर पाया जाता है। इतना नोट करो, फिर आगे हम पढ़ेंगे।
ये यहाँ से इसकी क्या निकलती है, नलिकाएं निकलती हैं। और इन पूरी की पूरी नलिकाओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मोटे रूप में आपको याद रखना है, धमनी, धमनी से नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन के अंदर भी नलिकाएं पाई जाती है, स्लीपस तथा कुंडलित नलिका। फिर ये संग्रह नलिका में जाती हैं, और संग्रह नलिकाएं भी क्या है आपकी एक पेपिला भाग होता है, या जिसको बोला जाता है मेलिनाई की नलिका, वहां जाकर मिलती है और फिर आपके पेल्विस भाग के अंदर प्रवेश करती है, फिर मूत्रवाहिनी तथा मूत्राशय। लेकिन आपको मोटे रूप में ये याद रखना है, उनका पूरा डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो ये नोट कर लिया, चले। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेफ्रॉन्स। ठीक है, इस नेफ्रॉन्स के दो नाम हैं। ये तो इंग्लिश का नाम है, इसको हिंदी में बोला जाता है वृकाणु। क्या बोला जाता है, वृकाणु। और एक इसका दूसरा नाम ये है यूरिनोफेरस, यूरिनोफेरस नलिका। क्या बोला जाता है, यूरिनोफेरस नलिका। ये इनके दो नाम हैं। कभी कभी क्या है नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देते हैं कि यूरिनोफेरस नलिका क्या है तथा वृकाणु क्या है, तो आप सोचते होंगे कि हमने तो नेफ्रॉन्स पढ़ा है, ये तो पढ़ा ही नहीं। तो ये इनके दूसरे नाम हैं, इनको एक नाम से ही पुकारा जाता है। जैसे आपके भी घर पे दूसरे नाम होते होंगे ना, वैसे इन अंगों के भी दूसरे नाम होते हैं, इनको घर पे ये बोलते हैं। ठीक है, कैसे भी याद करें। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं, इनकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना क्या है, दो भागों में बनी होती है। दो भागों में बनी होती है। किस तरह से, यदि मैं ए पार्ट बोलूं तो ये मेल पीढ़ी, मेल पीढ़ी काय, और इसके अंदर भी आपके दो भाग आते हैं। एक प्यालेनुमा संरचना है जिसको बोला जाता है बोमन संपुट, बोमन संपुट, तथा गुच्छिकाओं के रूप में पाया जाता है ग्लोमेरुलस। इसीलिए इसको केशिका गुच्छ भी बोला जाता है। और दूसरे पार्ट की यदि बात करें तो इसके अंदर आपका आता है कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका यानी कुंडलन के रूप में क्या पाई जाएगी, नलिकाएं पाई जाएगी। इसी कारण इसका नाम पड़ा कुंडलित नलिका। और ये कुंडलित नलिका आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, और आपकी एक होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो इस तरह से ये दो नलिका हैं। और आपकी मेलपीढ़ी काय है, उसके अंदर भी दो पार्ट है आपके, एक बोमन संपुट है और एक को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस, या इसको केशिका गुच्छ भी बोला जाता है, केशिका गुच्छ। ठीक है, तो इसकी संरचना किस तरह से होगी, आपकी एक ऐसे प्यालेनुमा संरचना होगी। और इस प्यालेनुमा संरचना के अंदर क्या है, इस तरह से आपकी जो ध्वनि है वो आएगी, और फिर वो क्या है, इस तरह से गुच्छे के रूप में क्या बना देगी, केशिकाओं का जाल बना देगी, और फिर इससे क्या है, बाहर एक धमनी निकलेगी। इसको बोला जाता है, इस संरचना को बोला जाता है आपका मेलपीढ़ी काय। क्या बोला जाएगा, मेलपीढ़ी काय। ठीक है, इस मेलपीढ़ी काय के अंदर यदि बात करें तो ये गुच्छा जो है केशिकाओं का, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ये जो प्यालेनुमा संरचना दी हुई है, ये जो प्यालेनुमा संरचना है, इसको बोला जाता है बोमन संपुट, बोमन संपुट। इसको क्या बोला जाता है, बोमन संपुट। तथा जो ये गुच्छे के रूप में है, यहाँ से एक धमनी आ रही है, इस धमनी का नाम है अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी। और यहाँ से ये जो निकल रही है, इसको बोला जाता है अपवाही धमनी, अपवाही धमनी। फिर इससे क्या है, आपकी एक नलिका निकलेगी इस तरह से, और फिर इस तरह से ये क्या बनाएगी, कुंडलन बनाएगी।
और फिर यहाँ से होता हुआ ये क्या होगा, हेनले का लूप होगा। यहाँ आपके इसके अंदर 3 पार्ट है, एक हेनले का लूप होता है, हेनले का लूप, ठीक है, हेनले का लूप। यानी कि ये हम नेफ्रॉन्स के प्रकार पढ़ेंगे। नेफ्रॉन्स 2 प्रकार के हैं। कई कई जो नेफ्रॉन्स है उसके अंदर हेनले का लूप जो क्या है आपका लुप्त होता है या अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। मुख्य रूप से ये 2 नलिका पाई जाती है और कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स भी पाए जाते हैं नलिका के अंदर जिसके अंदर ये पाया जाता है, किसी के अंदर ये छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स के प्रकार के बारे में। तो इस तरह से ये क्या है आपका हेनले का लूप पाया जाता है। और हेनले लूप की भी यदि देखें, ये यहाँ से चौड़ा होगा फिर नीचे जाकर ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और इस तरह से ये यू आकृति का क्या बनाएगा, हेनले लूप। और ये हेनले लूप फिर क्या है आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका बनाएगा। दूरस्थ कुंडलित नलिका के ये दूरस्थ कुंडलित नलिका आपकी क्या है, एक संग्राहक नलिका के अंदर खुलेगी। फिर ये संग्राहक नलिका आगे जाकर वेलिनाई की नलिका में हुई, ठीक है। इस तरह से ये नेफ्रॉन्स की संरचना है। और इनके पार्ट्स को यदि हम देखें तो ये बोमन संपुट हो गया, ये क्या हो गई अभिवाही धमनी ये हो गई और ये अपवाही धमनी। और एक यहाँ मैं बता दूं कि अभिवाही धमनी है वो क्या है, व्यास में मोटी होती है यानी कि ये चौड़ी होती है। और जो अपवाही धमनी है वो क्या होती है, पतली होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन ग्लोमेरुलस के अंदर एक दाब उत्पन्न होता है। एक दाब उत्पन्न करने के लिए ये क्या होती है, पतली होती है। क्योंकि यहाँ पतली होगी और यहाँ मोटी होगी तो यहाँ से रक्त क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और यहाँ रक्त ज्यादा आएगा, आगे कम जा रहा है तो यहाँ इकट्ठा जो हो रहा है अभी तो आपका छनेगा। यदि आया और सीधा गया, आया और सीधा गया तो क्या रक्त छन पाएगा, नहीं छन पाएगा। इसीलिए इसका व्यास कम होता है, इसका व्यास क्या होता है, मोटा होता है, जिससे एक दाब उत्पन्न होता है, यह यहाँ होता है, जिसके कारण ये क्या है, छनता है, ठीक है। फिर ये आपकी है स्मीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, इसको बोला जाता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड और ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये है आपका हेनले का लूप, हेनले का लूप। और इस हेनले के लूप की यदि बात करें तो इनकी भी 2 भुजाएं होती है, एक आरोही भुजा, दूसरी आरोही, एक अवरोही भुजा, ठीक है। फिर ये क्या है, ये पीसीबी यहाँ से ये कुंडलन बना रही है, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये है आपका हेनले का लूप। फिर यहाँ से क्या है आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका, इस दूरस्थ कुंडलित नलिका को बोला जाता है डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये कहाँ जाकर खुलती है, तो ये आपकी संग्राहक नलिका के अंदर खुलती है। तो देखो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, नेफ्रॉन्स है। ये जो संग्रह नलिका है ये आपकी संग्रह नलिका जो है ये नेफ्रॉन का भाग नहीं बनाती। ये क्या है, नेफ्रॉन का भाग नहीं बनाती। ये नीट या फिर सेकंड ग्रेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन दे देंगे निम्न में से नेफ्रॉन का भाग है, निम्न में से नेफ्रॉन का भाग है, तो आपकी वेलिनाई की नलिका दे देंगे, संग्रह नलिका दे देंगे और एक आपको इनमें से दे देंगे डीसीटी या पीसीटी या फिर आपका हेनले का लूप। तो आपको याद रखना है पीसीटी, डीसीटी तथा हेनले का लूप, ग्लोमेरुलस और आपका बोमन संपुट, ये ही आपका नेफ्रॉन्स का भाग बना रहे हैं। ये संग्रह नलिका नेफ्रॉन्स का भाग नहीं बना रही है। और यूरिन का निर्माण यदि देखें, यूरिन यानी मूत्र का निर्माण यदि देखें, मूत्र कहाँ कहेंगे, इस संग्रह नलिका में आने के बाद क्या होगा, मूत्र कहलाएगा। इससे पहले क्या बोलेंगे हम, इसको छनित भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छनित भाग, छनित पदार्थ या छनित भाग, ठीक है। तो यहाँ जाकर के क्या होगा, मूत्र बनेगा, ठीक है। तो इनको नोट करिए और फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, तो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मेलपिगिकाय तथा बोमन। मेलपिगिकाय के कौन कौन से भाग हैं, बोमन संपुट तथा ग्लोमेरुलस। मेलपिगिकाय इस तरह से ये बोमन संपुट जो है वो क्या है, दोहरे आवरण युक्त होता है। ये क्या होता है, दोहरे आवरण युक्त होता है। और फिर इनकी जो स्मीपस पुंडलिक नलिका है, जो पीसीटी, स्मीपस पुंडलिक नलिका को मैं पीसीटी बोलूंगी तो आप समझना कि ये क्या है, स्मीपस पुंडलिक नलिका है, पीसीटी। ठीक है, इसके अंदर फिर ये आपकी क्या आ रही है, क्या आ रही है, अभिवाही ध्वनि। और ये अभिवाही ध्वनि यहाँ आकर क्या है, कोशिकाओं का जाल बना देती है और फिर यहाँ से ये बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोहरा आवरण है इसका, ग्लोमेरुलस का, सॉरी बोमन संपुट का, बोमन संपुट का जो दोहरा आवरण है वो क्या है, जो भारी आवरण है वो क्या है, सल्की उपकला का बना होता है, सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। ठीक है, और इसका जो आंतरिक भाग है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिसको क्या बोला जाता है, पोडोसाइट कहते हैं। क्या बोला जाता है, पोडोसाइट कहा जाता है। और इस पोडोसाइट में क्या है, प्रवर्ध निकले रहते हैं। इसमें क्या है, प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिससे ये क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जिससे यहाँ से जो आ रहा है रक्त वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो क्षनित हो सके। तो मैं यहाँ से एक ये केशिका ले ली। ये जो अभिवाही जो ध्वनि है ये आपकी क्या है, अभिवाही ध्वनि। अभिवाही जो ध्वनि है ये क्या है, आगे जाकर बहुत सारे भागों में बन जाती है और इनको बोला जाता है केशिकाएं। इनको क्या बोलेंगे, केशिकाएं। ठीक है, तो ये जो केशिका की जो बाहरी झिल्ली जो है केशिका की तथा इस बोमन संपुट की जो सल्की उपकला तथा पोडोसाइट जो है वो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कला। क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलस कला बनाती हैं, जो क्या है, अधिक पारगम्य होती हैं। अत्यधिक क्या होती हैं, अधिक पारगम्य होती हैं। इसकी यदि बात करें कि ये केशिकाएं यदि शरीर के अन्य अंगों के पास है, ये यदि अन्य अंगों के पास है तब उसकी पारगम्य है, उसके तुलना में इसका कितना है, 500 गुना अधिक, 500 गुना अधिक क्या होगा, पारगम्य होगा, या 500 गुना अधिक ये पारगम्य होगी शरीर के अन्य अंगों के पास जो केशिकाएं पाई जाती हैं उसकी तुलना में। तो ये अधिक पारगम्य होती हैं, ये ग्लोमेरुलस कला बनाती हैं। क्या क्या मिलके, आपकी एक तो केशिका की जो ये केशिकाएं हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं वो तथा पोडोसाइट और ये जो सल्की कला है ये मिलकर क्या बना रही है, आपकी ग्लोमेरुलस कला बना रही है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के द्वारा क्या है, आपका छलकर भाग अंदर आता है। जो रुधिर का भाग है वो छलकर यहाँ अंदर आता है। अब हमने क्या है, रुधिर के अंदर क्या पढ़ा था कि रुधिर कितने भागों से मिलकर बना था, आपके एक तो प्लाज्मा, एक प्लाज्मा था और एक आपका क्या था, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो बच्चों याद रखना कि रुधिर कणिकाएं नहीं चलती है, इसके अंदर जो रुधिर आ रहा है उसके द्वारा यहाँ जो ये रुधिर कणिका है वो नहीं चलता है, रुधिर कणिका वाला पार्ट नहीं चलता है। तो आपका क्या चलता है, प्लाज्मा चलता है, जो रुधिर का कितना प्रतिशत बना रहा था, 55% बना रहा था, ये 45% यानी 45% बना रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रुधिर का कौन सा पार्ट जो है वो ग्लोमेरुलस जो केशिका गुच्छ से छनकर कहाँ आता है, ग्लोमेरुलस सॉरी बोमन संपुट के अंदर आता है। तो कौन सा भाग आता है, आपका प्लाज्मा वाला भाग है वो क्या है, छनकर यहाँ आता है।
ठीक है। इस तरह से ये छनकर फिर कहाँ आएगा, ये आपकी जो क्या है समीपस्थ कुंडलित नलिका है वहां आ जाएगा। और ये हमने आज नेफ्रॉन्स की थोड़ी संरचना देखी और उसके बाद हम आगे पूरा पढ़ेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका। किस तरह से इसके अंदर पुनरावशोषण होता है और किस तरह से हेनले के लूप के अंदर होता है और किस तरह से आगे जाके दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक मिनट के लिए मैं रिवीजन कर देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा था, वृक्क जो किडनी जो है उसकी संरचनात्मक तथा या उत्सर्जन तंत्र के बोल सकते हैं। इस संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो नेफ्रॉन्स कहलाती है। और जो वृक्क किडनी वाला भाग है वो कहाँ, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, भारी भाग जो है वो क्या कहलाया था, कोर्टेक्स कहलाया। आंतरिक भाग जब आंतरिक भाग जो है वो आपका क्या कहलाता है, मेडुला भाग। और मेडुला भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं। और फिर वो आगे जाकर कहाँ खुलते हैं, आपके संग्रह नलिका के अंदर। और संग्रह नलिका कई सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर फिर आगे जाकर कहाँ खुलती है, आपके पेल्विस में। और पेल्विस से फिर यूरेटर्स के अंदर, और यूरेटर्स से फिर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुलता है। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंदर जो जनित भाग या यूरिन जो है वो आ जाता है और फिर शरीर से बाहर जाता है। इस तरह से आज हमने ये पढ़ा। और कल के लिए हम ये आगे नेफ्रॉन्स कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके जो पार्ट्स जो बचे हुए हैं समीपस्थ तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका ये पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।